हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रीन के शेयर के बारे में। सबसे पहले चेक करते हैं कैसा परफॉर्म किया है। अगर 2018 जून का बात करें तो उसमें 29 रुपये पे था। अभी का अगर बात करें तो ये लगभग 1250-1300 के आसपास चढ़ गया है। मतलब लगभग 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है बस 2 साल में। देखने से काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर इसका बिज़नेस का बात करें तो ये अदानी ग्रुप का सबसे पहला बात, और दूसरा ये रिन्यूएबल एनर्जी पे बिज़नेस कर रहा है। तो ये 2 चीज़ आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। अब हम इसका चलिए थोड़ा फंडामेंटल डेटा चेक करते हैं कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, क्यों इतना इसको हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। अगर सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप का बात करें तो ये लगभग 2 लाख करोड़ का है, काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें तो 512 में है। मतलब इतना हाई लेवल पे है कि इसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता कि इस लेवल को ये सस्टेन करेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगा। कहने का बेसिक मतलब ये है कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है अपने प्रॉफिट का। अगर इसको एक्चुअल वे में स्टॉक्स पी को देखा जाए तो जो प्रॉफिट अभी कंपनी दे रहा है उसको अगर रिटर्न करना है प्रमोटर को, मतलब हम लोग अगर शेयर खरीदते हैं तो उसको लगभग 512 साल लगेगा, तब जाके हमको अपना पैसा वापस मिलेगा, जो मुझे काफ़ी ख़राब लगा इस कंडीशन में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स भी काफ़ी हाई है। सॉरी। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो 25% है, जो ठीक ठाक नंबर मुझे लगता है कि 20% प्लस काफ़ी अच्छा नंबर मुझे कंसिडर करता हूँ। और अगर बात किया जाए थोड़ा बहुत चेक करने पे पता चलता है कि चेक करने से पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है तो क्यों है। क्योंकि कभी कभी होता है कि इक्विटी डाइल्यूशन होता है या कभी कभी ख़रीदा जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी फ्लक्चुएट करता है। और कभी कभी रिटर्न मतलब प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी भी फ्लक्चुएट करता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है। ओवरऑल जितना कैपिटल लगा है उसमें 11% का रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर 100 रुपये कंपनी पे लगाया है लोन वोन सब मिला के, तो लगभग 11% उसको रिटर्न मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो ठीक ठाक नंबर है 11%। ऐसा कुछ खास बढ़िया नंबर नहीं है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। खैर ये तो था छोटा मोटा डेटा। अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें, अगर इसका हिस्टोरिक पी का बात करें तो ये हमेशा से ही एकदम छप्पड़ फाड़ 400 के ऊपर ही रहा है। मार्च 2020 में जब ये 400 क्रॉस किया उसके बाद ये नीचे ही नहीं आया है। यहाँ तक कि 2000 तक चला गया था इसका स्टॉक्स भी। मतलब 2000 साल तक इसको अगर कोई होल्ड करेगा तब जाके इसको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ये कहने का बेसिक मतलब है। तो ओवरऑल कहें तो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गुड क्वार्टर होगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज़ हुआ है लास्ट कुछ क्वार्टर में। इतना वैल्यूएशन है, उस पर प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा एक तरीके से हम सोचे कि बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि हाई फाई सोच रहे हैं कि इतना हाई वैल्यूएशन पे ख़रीदा जा रहा है। मेरे हिसाब से प्रमोटर को तब खरीदना चाहिए जब शेयर गिरा हुआ हो, तब ज़्यादा बेटर होता है, तब पैसे का एक्चुअल यूज़ होता है। खैर ये डिपेंड करता है प्रमोटर टू प्रमोटर। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत गलत कदम उठाया गया प्रमोटर के द्वारा इतना हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स को 2.67 खरीदना। खैर आम आदमी को भरोसा बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना हाई वैल्यूएशन पर खरीदना कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है। ओवरऑल अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है, टैक्स बहुत लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास है नहीं, और प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज़ किया है लास्ट 3 साल में लगभग 26%। प्रमोटर होल्डिंग 26% डिक्रीज़ किया है। और अगर लास्ट कुछ क्वार्टर का बात करें तो इंक्रीज़ किया, लेकिन ओवरऑल अगर 3-4 साल का हम डेटा देखें तो वहाँ पे डिक्रीज़ किया है। तो यहाँ पता चलता है कि प्रमोटर को उतना खास भरोसा नहीं है ओवरऑल अगर लॉन्ग रेंज का बात करें तो। अगर पेयर्स का बात करें तो इसके ऊपर इसका जो कॉम्पिटिटर है वो अदानी ट्रांसमिशन है, जो कि उसी का ग्रुप का कंपनी है। और यहाँ जो भी कंपनी दिख रहा है अडानी पावर, JSW एनर्जी, टाटा पावर, NTPC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, लगभग सब डिफरेंट फील्ड में है। ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी पे कॉम्पीट कर रहा है। सोलर एनर्जी का अगर एक एग्जांपल देते हैं सुज़लॉन, आप लोग बहुत पहले सुनेंगे, 8-9 के आसपास बहुत ज़्यादा चल रहा था, नाम पे भी था। उसका वैल्यूएशन भी इसी तरीके से एकदम हाई फाई उड़ रहा था। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हम इसको डायरेक्टली उससे कंपेयर करें। कहने का ये मतलब है कि इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो उसी तरीके का कंपनी से होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा था। यहाँ पे कॉम्पिटिटर है नहीं कोई खास इसका, क्योंकि ये सब अलग अलग डिवीज़न पे काम कर रहा है। तो ये तो था कॉम्पिटिटर का। अगर क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो कंपनी सेल्स जनरेट किया है लास्ट 12 क्वार्टर का अगर बात करें तो, और पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर प्रॉफिट का भी बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कभी कभी नेगेटिव हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव में है। इसको अगर हम ईयरली देखें तो हमको बेहतर पता चलेगा। बेहतर दिया हुआ है मात्र 4 साल का, क्योंकि कंपनी अभी अभी ही लिस्ट हुआ है, 2018 में लिस्ट हुआ है, और 1 साल पहले का डेटा यहाँ अवेलेबल है, उससे पहले का डेटा नहीं है अवेलेबल। सेल्स का बात करें तो सेल्स मल्टीप्लाई हो गया 6 टाइम्स। अगर प्रॉफिट का बात करें तो उसमें लॉस मेकिंग कंपनी था ये,
लगभग 47 करोड़ का लॉस था 17 में, 18 में 138 करोड़ का लॉस, 19 में -474 करोड़ का लॉस, 2020 में भी लॉस था, लेकिन 21 में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हम यहाँ अगर हमको कोई पूछे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो हम पहले चेक करेंगे कि हाँ कंपनी को कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम लॉस तो नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है ठीक है, कभी कभी होता है कि लॉस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो प्रॉफिट तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर यहाँ जोड़े भी ओवरऑल प्रॉफिट को तो कंपनी ओवरऑल नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि 474 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च 2019 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पता चलता है कि हाँ कंपनी उतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट अभी नहीं रखता है, उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं रखता हम बोलेंगे। ये तो था ओवरऑल थोड़ा बहुत ईयरली डेटा लास्ट 4-5 साल का जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी हाई है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का भी बात करें तो वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि लॉस मेकिंग था। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारा साल तो प्रॉफिट था ही नहीं, जिसकी वजह से हमको रिटर्न ऑन इक्विटी बस एक ही साल का मिलता है, 21 का, उससे पहले का तो नेगेटिव है, तो कहाँ मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तो था ओवरऑल बिजनेस के बारे में। अब थोड़ा सा चेक करते हैं कैश फ्लो की कंपनी का जो प्रॉफिट कर रहा है, थोड़ा बहुत भी कर रहा है, मतलब 21 में किया, तो कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 17 का बात करें तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव था, 18 में भी पॉजिटिव, 19 में पॉजिटिव, 20 में पॉजिटिव, 21 में नेगेटिव। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं है, स्टिल कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो कंपनी कहीं ना कहीं से तो पैसा लाया होगा। तो कंपनी लाया था लोन लेके, 1560 करोड़ के आसपास का लोन लिया 17 में, 4000 करोड़ का लोन लिया 18 में, 1000 करोड़ का लोन लिया 19 में, और 2000 करोड़ का लोन लिया 20 में, और 21 में लिया 7000 करोड़ का। तो कंटिन्यूस दिख रहा है कि कंपनी लोन ले रहा है और भरपाई कर रहा है अपना सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी बस लोन लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा डाल रहा है तो ख़राब है। कंपनी जब स्टार्ट होता है, कभी भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होता है, चाहे अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तो शुरुआत में पैसा लेता है और अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या फिर अपने एसेट में इन्वेस्ट करता है, फैलाता है थोड़ा बिजनेस को, ताकि अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको ऐसा दिख नहीं रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। उस कंडीशन में बात करें तो हाँ चलिए, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता था। चाहे हम अमेजन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो लोन उठाया अमेजन और प्रॉफिट उतना कुछ खास हो नहीं पाया, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट लोन बहुत हाई होने की वजह से उतना खास प्रॉफिट शो नहीं किया। लेकिन इस केस में अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट तो इसका हाई है, लेकिन फिर भी ये अपना जो कोर बिजनेस है उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट का बात करें तो उतना कुछ खास ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी उतना स्ट्रॉन्ग तो अभी शो नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको 3-4 साल देखने के बाद पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो काफ़ी हाई है इंटरेस्ट कॉस्ट, और डिप्रिसिएशन भी काफ़ी हाई है, जिसके वजह से इसको लॉस हो रहा है। अगर ये दोनों को हटा दिया जाए तो कंपनी हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट तो कम से कम कर ले रहा है। तो हमको अच्छा लगेगा कि कंपनी कुछ साल काम करे, उसके बाद हम देखें, तब हमको पता चलेगा कि हाँ ठीक है कंपनी प्रॉफिट करना शुरू किया, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवरऑल। ये तो था कैश फ्लो के बारे में कि कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेशियो जहाँ कुछ खास है नहीं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट 3-4 साल में डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि दिसंबर 2018 में था 86%। तो 86% तो कोई होल्ड कर नहीं सकता, कोई भी कंपनी हो, इंडिया में जो भी कंपनी है उसको कम से कम, ये कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 74.99% तक ही होल्ड कर सकता है, चाहे कोई भी कंपनी रहे। उससे ज़्यादा अगर होल्ड करता है तो सेबी उसको फोर्स करेगा कि बेच दो, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको मार्केट में रिलीज़ करना पड़ेगा शेयर। इसीलिए जून 2019 में चलिए ठीक है वहाँ तक तो लिक्विडेट कर दिया, लेकिन जून 19 में लिक्विडेट करने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूस अपना जो शेयर है उसको डिक्रीज़ किया है। जैसे कि मार्च 2021 में डिक्रीज़ किया, जून 2021 में डिक्रीज़ किया। तो मेरे हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर का उतना खास भरोसा नहीं है। एक चीज़ हमें यहाँ मान सकते हैं कि चलिए ठीक है प्रमोटर को भरोसा हो सकता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन जो ट्रेंड है प्रमोटर का होल्ड करने का वो थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। खैर सितंबर 21 में इंक्रीज़ किया है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे ओवरऑल ट्रेंड 74% से डिक्रीज़ करके 60 हो गया, मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव शो कर रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, तो हम थोड़ा साल कुछ साल रुक के देखना बेहतर पसंद करेंगे, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ये तो था शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर लास्ट कुछ साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाइल्यूशन का भी हम बात करें, जो अभी हमने बात किया, तो वहाँ भी आपको यही चीज़ सेम दिखेगा कि इक्विटी डाइल्यूशन कब कब हुआ। 19 में 18 में 9%, 19 में 13%, और इधर कुछ खास इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।